students, how are you all? I am Krishan Kumar. Now you are watching our YouTube channel के क्लासेस हिसार। तो जैसा कि हमारा लास्ट लेक्चर हमने किया हुआ फिजिक्स का, तो हम वहाँ पर एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर अब हमारा चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर का अब हम सेकंड टॉपिक पे आए हैं। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक पोटेंशियल हम कंप्लीट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जिसको कहेंगे। आज हम कैपेसिटेंस के बारे में कुछ बात करेंगे, कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, कैपेसिटर होता क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है। जनरली आपने कैपेसिटर नाम की चीज़ देखी होगी, जो कि आपके घर में फ़ैन के अंदर या फिर अभी गर्मियों के दिन है आप कूलर का यूज़ कर रहे हैं, तो कूलर के अंदर एक सेल सा लगा होता है, तो उसको कैपेसिटर कहते हैं हम लोग। उस कैपेसिटर का फंक्शन क्या होता है उसको समझेंगे, वो करता क्या है, इस चीज़ को हम पूरा डीपली आज समझेंगे। तो जो कैपेसिटर होता है उसका फंक्शन हमें पढ़ना, कैपेसिटर होता क्या है इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और कैपेसिटर हम कह सकते हैं, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर थोड़ा अलग अलग है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। कैपेसिटर होता क्या है और कैपेसिटेंस क्या होती है। कैपेसिटेंस तो किसी की एबिलिटी होती है, कैपेसिटेंस मतलब उसकी ताकत कितनी है स्टोर करने की, ठीक है। तो कैपेसिटर जो हमारे पास होता है, ये जनरली आप लोगों ने जो फ़ैन या फिर जनरली कूलर के अंदर देखा, जो एक सेल सा होता है, वही कैपेसिटर नहीं होता। उसके अलावा कैपेसिटर के अलग अलग सिंबल आपको मिलेंगे। जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वहाँ पे कैपेसिटर यूज़ होता है। उसकी शेप भी डिफरेंट होती है, क्योंकि आप +2 क्लास में तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि शेप पे डिपेंड नहीं करती हैं चीज़ें, ठीक है। जनरली उनकी शेप के अकॉर्डिंग उनका रेडियस और एरिया जो है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू अलग है, लेकिन हम शेप अकॉर्डिंग टू आवर सर्किट हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए आज हम कैपेसिटेंस और कैपेसिटर शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर होता है क्या, उस चीज़ को हम समझेंगे। देखिएगा, कैपेसिटेंस हम देखेंगे और कैपेसिटर हम करेंगे यहाँ पर होता क्या है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हमारा टॉपिक रहेगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? एक हमारे पास कंडक्टर होगा जिसको हम चार्ज देंगे, ठीक है, और जैसे इसके अंदर चार्ज फ्लो करवाएंगे तो उसकी एबिलिटी होगी कि वो चार्ज को क्या कर सके, स्टोर कर सके। और जितना भी वो चार्ज स्टोर करेगा दैट इज़ कैपेसिटी। और जो पूरा प्रोसीजर जब वो चार्ज को स्टोर कर ले तो कैपेसिटर बन जाएगा। उसकी जितनी एबिलिटी होगी वो तो कैपेसिटेंस हो जाएगी, उसकी चार्ज को कितना वो स्टोर करता है। तो देखिए, द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज by electrical capacitor, the ability to store charge by electrical capacitor or any conductor। कोई भी हमारा कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर हम एक ही बात है। तो अगर वो किसी चार्ज को स्टोर करता है तो वो क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाती है। यानी कि वो कैपेसिटेंस है, उसकी एबिलिटी चार्ज को स्टोर करना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, उसकी कैपेसिटेंस है और वो कैपेसिटर है, क्योंकि वो चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ये बात हमें समझनी है। उसके बाद हम इसका सिंबल देखेंगे। जो कैपेसिटर आप लोग बनाते हो, कैपेसिटर जो हम बनाएंगे तो कैपेसिटर का सिंबल क्या रहेगा। ये दोनों जो टर्मिनल हम अभी तक बनाते आए थे बैटरी में, एक पॉजिटिव बड़े वाला और छोटे वाला सिंबल हम नेगेटिव लेते थे, इसमें जो कैपेसिटेंस का सिंबल रहेगा ये दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है। ये आपको नोटेशन के लिए दोनों सिंबल इक्वल होंगे, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होगा, वरना वो बैटरी या सेल को रिप्रेजेंट करेगा, ये ध्यान रखना आपको। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपेसिटेंस और कैपेसिटर है यहाँ पर ये। उसके बाद अगर आपको वेरिएबल लेना है तो उसके लिए आपको दो तरीके में बताऊंगा। पहला सिंपल ही कर लेते हैं, इसके अंदर एरो लगा दीजिए तो ये वेरिएबल का काम करेगा। वेरिएबल का मतलब होता है वो कैपेसिटर जो क्या करेगा, जिसकी कैपेसिटेंस वेरी करती है। तो ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स हम इसको कह सकते हैं, वेरिएबल कैपेसिटेंस है। इसकी अगर कोई कैपेसिटेंस है तो इसकी SI यूनिट को हम पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज व्हेन फ्लोइड। जब उसमें से कोई चार्ज फ्लो करता है तो वो उसको क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। और जैसे ही वो चार्ज को स्टोर कर लेगा तो वो डिवाइस हमारे पास
कैपेसिटर होगा। तो कैपेसिटर में हम उसकी कैपेसिटी निकालना चाहते हैं, तो C जो है यहाँ पर वो कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा और कैपेसिटर को भी सिंबल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे पोटेंशियल में आप वोल्ट उसका सिंबल SI यूनिट थी, तो वैसे ही हम इसको C सिंबल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपेसिटर का, और उसकी कैपेसिटी जो कोफिशिएंट ऑफ कैपेसिटेंस है वो भी हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस कंसीडर हम कोई भी सर्किट मानते हैं और उसको किसी पोटेंशियल से लगाते हैं। तो हमने सपोज किया पोटेंशियल हमने इसको V दिया और करंट इसमें I फ्लो करेगा या फिर चार्ज फ्लो कर रहा है। हमें पता है चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो चार्ज जो है वो Q फ्लो कर रहा है। ठीक है, जनरली जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं, वी नो दैट। तो यहाँ पे चार्ज हमारा कितना फ्लो कर रहा है, Q फ्लो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटेंस वी डोंट नो कैपेसिटेंस कितनी है, जनरली हम C मान सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। तो वी नो दैट जैसे जैसे आप पोटेंशियल को वेरी करवाओगे चार्ज वेरी करेगा, या चार्ज को वेरी करवाओगे पोटेंशियल वेरी करेगा। वो कंडीशन हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, अभी फिर हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो डेरिवेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, जो चार्ज सर्किट का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल जो आपने अप्लाई किया है, क्योंकि चार्ज अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिपेंड करेगा। यहाँ पर जैसे जैसे आप पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो चार्ज क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो मतलब चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड ऑफ द पोटेंशियल टर्मिनल। जो टर्मिनल है पोटेंशियल के उनके एंड पे जो चार्ज डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है कितना पोटेंशियल इसको आपने दिया है। दैट्स Q हमारा जो है इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल। आपको पता है जैसे ही हम यहाँ से हटाते हैं प्रोपोर्शनल को तो C आ जाएगा। C क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ कैपेसिटर। C हमारा कोफिशिएंट ऑफ कैपेसिटर के लिए यूज हुआ है और कैपेसिटेंस के लिए यूज हुआ है, ये ध्यान रखना आपको। कैपेसिटेंस आप कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो C यहाँ पर हमारा कैपेसिटेंस और C कैलकुलेट करें तो Q बाई क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इफ़ हम यहाँ पर अब आगे कर सकते हैं, इफ़ चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलाम एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 वोल्ट देन C क्या होगा। तो यहाँ पर हम रखते हैं, देखिए तो Q अगर हमारा 1 कूलाम पोटेंशियल 1 वोल्ट देन चार्ज जो होगा कैपेसिटेंस सॉरी वो 1 फैरड होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो कैपेसिटेंस है उसकी हमने SI यूनिट यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, फैरड। आपको ये नोट करनी है। तो जो फैरड होती है वो इसकी SI यूनिट है। ये चीज़ भी आपको ध्यान से समझनी है, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर, सॉरी कैपेसिटेंस आप लिख सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की कैपेसिटी हम जो मेजर करेंगे वो C से मेजर करेंगे और वो फैरड के अंदर आएगी। अगर हम इसकी CGS यूनिट लिखते हैं तो वो कितनी होगी उसको आपको समझना है। तो 1 फैरड अगर हम जनरली लिखें तो 1 फैरड हमारा इक्वल होता है, इससे छोटी यूनिट होती है स्टेट फैरड। आपको ये ध्यान रखना है, 9 × 10⁻11 स्टेट फैरड, जो कि इसकी क्या है, CGS यूनिट है। ये आपको ध्यान से समझना है। तो फैरड हमारे पास आ गई, स्टेट फैरड हमारे पास आ गई, ये इसकी CGS यूनिट है। इसके अलावा ये बहुत बड़ी यूनिट है। अगर आप फैरड की बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट है। जनरली आपको जितने भी क्वेश्चन या टॉपिक दिए जाएंगे उनमें ये माइक्रो, मिली, नैनो, पिको फैरड में आपको कैपेसिटर मिलेगा। ठीक है, जैसे सर्किट के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर जनरली अगर आपको कोई कहे मिली फैरड बता दीजिए तो इसको शॉर्ट में MF पढ़ेंगे हम। मिली फैरड 10⁻³ फैरड के बराबर होता है। माइक्रो फैरड की अगर हम बात करें 10⁻6 फैरड होता है। उसके अलावा हमारा नैनो फैरड अगर हम बात करें 10⁻⁻ फैरड के इक्वल होता है। और अगर हम पिको फैरड की बात करेंगे तो 10⁻12 फैरड होता है। ये तो कन्वर्जन है, ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मेनली कैपेसिटेंस क्या है वो आपने देख लिया कि एबिलिटी टू स्टोर चार्ज बाय इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इनकी एबिलिटी हो जाएगी। फिक्स के लिए हम सिंबल ये लगाएंगे, जो कांस्टेंट है तो, अगर वेरिएबल है तो ये यूज़ करेंगे। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है, आगे हमेशा काम आएगा आपके। यूनिट टू यूनिट जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली पोटेंशियल के, यू नो दैट, और यहाँ से हमारा कांस्टेंट C आ जाता है। तो ये आपका कैपेसिटेंस है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो जैसे ही हमने कैपेसिटेंस पढ़ी, कैपेसिटर की हमने यहाँ पर कैपेसिटेंस निकाल दी थी। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, चार्ज को स्टोर करना कैपेसिटेंस कहलाती है। तो अभी हम इसके बाद कैपेसिटर भी करेंगे। कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस, ठीक है, जो कैपेसिटेंस मतलब जो चार्ज को स्टोर करता है वो तो कैपेसिटर होता है, लेकिन उसकी एबिलिटी कितनी है वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। ध्यान से समझना है इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स।
जो कैपेसिटेंस है किसी कैपेसिटर की वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर तो रहेगा साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। पहला जो हमारा यहाँ पर पॉइंट रहेगा साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर्स। जो भी कंडक्टर लिया है आपने वो कंडक्टर किस शेप का है, किस साइज का है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया, सिलेंड्रिकल शेप हो सकता है, स्फेरिकल शेप हो सकता है, ठीक है, किसी भी शेप का वो हो सकता है, तो उस शेप पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात, शेप पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे शेप होगी उसके अकॉर्डिंग उसका रेडियस होगा या लेंथ होगी। उसके बाद हम बात करें साइज पे, तो साइज पे तो डिपेंड करेगा ही, एक सिलेंडर शेप छोटी हो एक बड़ी शेप हो तो उस पर भी वो डिपेंड करेगा। सेकंड केस है हमारे पास यहाँ पर, जैसे ही वो साइज का, उसके बाद नेचर परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जो भी सराउंडेड मीडियम जिसके अंदर वो रखा है उसकी परमिटिविटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नेचर, जिसको नेचर मतलब परमिटिविटी ही है यहाँ पर। परमिटिविटी कंडक्टर कह सकते हैं, कैपेसिटर भी कह सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर बनने के बाद उसके सराउंडिंग जो भी परमिटिविटी है जो वो रखा है उसके सराउंडिंग जो मीडियम है, सराउंडिंग ऑफ मीडियम लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके सराउंडिंग जो मीडियम है उसकी किस पे डिपेंड करेगा, परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा। थर्ड जो हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर वो डिपेंड करेगा जो आपका मटेरियल है कंडक्टर का उस पर भी डिपेंड करेगा, प्रेजेंस ऑफ नाइबरहुड, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ नाइबरहुड जो मटेरियल जो भी उसके प्रेजेंस में है उस पर भी वो डिपेंड करेगा। तो मटेरियल लिख लीजिए, नाइबरहुड के मटेरियल पे डिपेंड करेगा। उसके जो पड़ोस में जो आपने कंडक्टर रखा है या उसके अराउंड क्या चीज़ रखी है उस पर वो डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे अब हमारा, जो कि आप कैपेसिटर बनाना सीखेंगे, कैपेसिटर होता क्या है। तो नेक्स्ट हम कैपेसिटर बनाना सिखाते हैं आपको। कैपेसिटर बनेगा कैसे, तो इसका हम एग्जांपल लेंगे। कैपेसिटर बनेगा कैसे, दो पैरेलल प्लेट लेके आप कैपेसिटर बना सकते हैं, कोई भी कंडक्टिंग प्लेट हमें लेनी है, ठीक है, उससे हम कैपेसिटर बना सकते हैं। इस चीज़ को हमें समझना है। तो जनरली हमने कैपेसिटेंस पढ़ी थी कि चार्ज को स्टोर करना एबिलिटी कितनी है किसी कैपेसिटर की, उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि कैपेसिटर बनता कैसे। हमें दो कंडक्टिंग प्लेट लेनी है, पैरेलल रखना है उनको, ठीक है, और इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब कि वो अर्थ से डायरेक्टली टच में नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इंसुलेटिंग वर्ड यहाँ पर यूज़ किया। सेपरेट सम डिस्टेंस, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो कैपेसिटर बन चुकी है, ये समझ सकते हैं आप। अब कैसे बन गई है, कैसे कैपेसिटर बनता है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए डेफिनेशन अगर आपको करनी है तो देख लीजिए, यही है, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर। यही मैंने आपको बोला, दो पैरेलल प्लेट आपको लेनी है, कैपेसिटर कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। इंसुलेटिंग स्टैंड हम यूज कर सकते हैं, तो कनेक्टिंग सेपरेट बाई एन इंसुलेटिंग मीडियम, उनके बीच में जो मीडियम होगा इंसुलेटिंग होगा, ठीक है। दैट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि हम पहले ही पढ़ रहे हैं, कैपेसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या, उस चीज़ को हम समझेंगे, थ्योरी आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल है इसमें पूरी कंप्लीट थ्योरी है। तो जनरली हमारा जो इसका समझने का मेथड है उस चीज़ को आप समझिए, कैपेसिटर बनता कैसे। तो लेट अस कंसीडर अ प्लेट ए, पॉजिटिव प्लेट हम इसको कह सकते हैं, और चार्ज प्लेट है ये हमारे पास, ठीक है, बोथ साइड पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास, लेट अस कंसीडर अ चार्ज प्लेट ए, क्लियर, ये हम चार्ज प्लेट ले आए ए, यहाँ पे आप थ्योरी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अनदर अनचार्ज प्लेट बी, जैसे आप इसके नियर लेके आते हैं किसी अनचार्ज प्लेट बी को, वी नो दैट, हमने जो पहली यूनिट मतलब पहला चैप्टर हमारा जो किया है, यू नो दैट इंडक्शन हमने पढ़ा है, तो उस इंडक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ड्यू टू इंडक्शन इंड्यूस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड सेम साइड अपोजिट चार्ज एंड डिफरेंट साइड अपोजिट साइड सेम चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप ब्रिंग अ बी, ठीक है, क्लोज टू ए, जैसे हम बी को ए के क्लोज लेके आएंगे सम गैप पे, देयरफॉर ड्यू टू इंडक्शन चार्ज इज इंड्यूस इन नेगेटिव सेम साइड अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है, यू नो दैट, इंड्यूस कहेंगे।
और अपोजिट साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सेम चार्ज जिसको हम कहेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि हमने कुछ नहीं किया, एक ए प्लेट थी जो कि चार्ज थी, यहाँ बना सकते हैं आप, और एक अनचार्ज प्लेट बी थी हमारे पास। तो ऐसे आपको दिखा देंगे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो बी प्लेट है वो अनचार्ज है। आफ्टर सम टाइम यू नो दैट ड्यू टू इंडक्शन, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, इंडक्शन होगा, और जैसे ही इंडक्शन होगा तो बी प्लेट पे सेम साइड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है एंड अपोजिट साइड सेम चार्ज इंड्यूस होता है, यू नो दैट। अब होगा क्या उस चीज़ को आप समझिए कि हम जैसे इसकी थ्योरी ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। लेट अस कंसीडर अ प्लेट, पॉजिटिव प्लेट ए एंड ब्रिंग सम अदर प्लेट बी toward A due to induction, B appear charge same side opposite and opposite side same charge, you know that। उसके बाद after some time अब क्या होगा, negative charge can neutral this positive charge but this positive charge can support this positive charge। इस चीज को समझिएगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रल करना चाहेगी बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको सपोर्ट करना चाहेगा। बट वी नो दैट नेगेटिव चार्ज इज वेरी क्लोज एज कंपेयर टू दिस पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा क्लोज है इस पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले। दैट्स वाई सम चार्ज आर न्यूट्रलाइज, कुछ चार्ज इससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि इसकी जो चार्ज की जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो प्लेट ए से चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज नियर एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा इतनी जितना ये न्यूट्रल कर देगा। तो इससे क्या होगा, इसका चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। जो प्लेट ए है, डिक्रीज सम पॉजिटिव चार्ज या चार्ज आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर इस चीज का चार्ज डिक्रीज हुआ तो ये जिस सर्किट में लगी हुई है तो इसको और चार्ज लेना पड़ेगा, इट्स मीन कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई, ये आपको समझना है, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा जनरली एक वैसे ही लेके। तो अभी आप फिलहाल इतना समझिएगा कि नेगेटिव चार्ज इसकी जो चार्ज है इसको कम करेगा, पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज होता है तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट है पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हम क्या करते हैं, जो ए प्लेट थी इस पर पॉजिटिव चार्ज था, यू नो दैट, और जो बी प्लेट हम अब बना रहे हैं उसको हम अर्थ कर देते हैं, यू नो दैट अर्थ, कि हमने अर्थिंग कर दिया बी प्लेट को, ये ए प्लेट और ये बी प्लेट। तो अर्थ करने पे उसके बाद डायरेक्ट हम बात करते हैं, जैसे आपने इसको अर्थ किया, ये अर्थ का सिंबल आप यूज़ कर सकते हो। तो पॉजिटिव चार्ज सारा फ्लो कर गया अर्थ के अंदर, ये सेकेंड पार्ट है इसका। अब पहले तो इसको सपोर्ट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज था, बट नाउ बी प्लेट हैज़ ओनली नेगेटिव चार्ज, इट कैन डिक्रीज मोर चार्ज एज कंपेयर टू दिस। तो ये ज़्यादा डिक्रीज कर पाएगी इसका चार्ज, इट्स मीन इट रिक्वायर्ड मोर चार्ज टू इंड्यूस इंक्रीज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए इसको और चार्ज चाहिएगा, इट मीन्स कैपेसिटेंस इज इंक्रीज। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक ये समझ में आया। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, समझिए कैसे। आप एक ड्रम लेते हैं पानी का और उसको भरा हुआ है, एक ड्रम बड़ा है और वो भरा हुआ है पूरा, उतने ही साइज़ का एक और ड्रम लिया हमने, लेकिन उसके साथ में एक और ड्रम लगा के हमने कुछ मोटर सिस्टम किया, उसका पानी उसमें जा रहा है कंटिन्यूसली। तो हमने टैप को ऊपर से ऑन किया हुआ है, वो टैप उसको भर नहीं पाता क्योंकि उसमें जितना आता है कुछ पानी रिलीज होता रहता है अनदर ड्रम के अंदर। इस चीज़ को मैं बना के समझाता हूँ आपको। ये एक ड्रम है जिसमें कंप्लीट फिल है ये पानी से, ये अनदर ड्रम है इसके जैसा सेम ही है साइज़ में, ये मान लीजिए, और इसको हमने अनदर ड्रम से जोड़ा हुआ। ये फिल है, पानी से फुल भरा हुआ है, कंप्लीट फिल्ड है इसको कुछ, लेकिन ये अनदर ड्रम में पानी जा रहा है। तो इससे इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई। क्यों? क्योंकि इसको बार बार चार्ज करना, मतलब इसमें वाटर डालना पड़ रहा है बार बार। तो जिस भी कैपेसिटर को हम चार्ज, हमेशा ये ध्यान रखना, जो चीज़ फुल्ली चार्ज है उसकी कैपेसिटेंस हम नहीं कहेंगे ज़्यादा। कारण क्या है उसका? क्योंकि अब वो और चार्ज स्टोर नहीं कर सकता है। अगर हम उसका चार्ज यूज़ कर लेते हैं दैट्स उसके बाद वो क्या करेगा कि चार्ज और लेगा, तो उससे कैपेसिटेंस क्या होगी? इंक्रीज। जो हमने यहाँ पे मैथमेटिक किया था वही मैथमेटिक आपको यहाँ पे करना है। जो चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के, और उसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कांस्टेंट आएगा सी हमारा, जो कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप यहाँ से सी निकालें तो ये हमारे पास सी आ जाएगा। मतलब जो चार्ज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो पोटेंशियल के। ये बात आपको ध्यान रखना।
जैसे जैसे आप पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे इट्स मीन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, वो चीज़ आपको पढ़नी है। और ये हमारा प्रिंसिपल है जो हमने कैपेसिटर बना लिया है। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली आपको समझना है कि कैपेसिटेंस जो हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था, जो एक मतलब एक फैराड जो कैपेसिटर होती है वो कितनी बड़ी होती है, आज इसको हम समझते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर पे हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। तो लेट अस कंसीडर स्फेरिकल कैपेसिटर हमने मान लिया, ठीक है, और रेडियस कितना मान लिया उसका, r इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ रेडियस r। ठीक है, r हमने इसका रेडियस मान लिया। ठीक है, एंड Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस पे जो Q चार्ज रहेगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह चार्ज इक्वल है। तो हमने आइसोलेटेड माना है, तो यू नो दैट आइसोलेटेड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और इसके बाहर कौन सा चार्ज सपोज कर लिया हमने, पॉजिटिव चार्ज। हमने ये पॉजिटिव है सारा, रफली बना रहे हैं हम इसको, आप आराम से बनाएंगे तो बिल्कुल बढ़िया बनेगा। ठीक है, चार्ज Q हो गया, और पोटेंशियल कंसिडर कर लेंगे V। तो पोटेंशियल V बी द पोटेंशियल अप्लाइड, जिसमें अप्लाइड पोटेंशियल रहेगा वो हमारा V रहेगा। अब हम इसकी कैपेसिटेंस निकालते हैं। ठीक है, तो C कैपेसिटेंस होती है, और हमने अभी फॉर्मूला पढ़ ही लिया है कैपेसिटेंस का, तो वो यहाँ पर। बट वी नो दैट पोटेंशियल, ठीक है, वी नो दैट पोटेंशियल ऑफ एनी स्फेरिकल सरफेस। तो पोटेंशियल हमारा क्या रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। r जो हमने जैसा लेट किया वैसा ही, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जो कि हमें पता है, हम पोटेंशियल पीछे पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा तो आप हमारे पिछले लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 9, 10 और 11, उसमें आपको पोटेंशियल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैपेसिटेंस करना, तो उसको देखते हैं। और वी नो दैट कैपेसिटेंस कितनी होती है, Q/V। तो V की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो Q डिवाइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q में R। Q से Q कैंसिल, रेसिप्रोकल है, ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। वी नो दैट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, जनरली पीछे से पढ़ते आ रहे हो कि। तो जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस। कैपेसिटेंस डायरेक्टली आ गई है रेडियस के, तो वी नो दैट जैसे जैसे रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटर की इंक्रीज होती रहेगी। तो इसका हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि एक फैराड कैपेसिटेंस, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया, बहुत बड़ी यूनिट है, तो उसके यहाँ पर एग्जांपल से समझेंगे कि कितनी बड़ी वैल्यू यहाँ पर वो है। तो उसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा, लेट कर लिया हमने कैपेसिटेंस 1 फैराड एंड कैपेसिटेंस 1 फैराड हमने लेट कर लिया। तो हम यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर 1 फैराड हम कैपेसिटर बनाना चाहते हैं तो मटेरियल का रेडियस कितना बनेगा हमारे पास। लेट्स यूज़ इक्वेशन नंबर 3 को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और R यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यू नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ होती है। यूनिट हम इसकी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जब हम कूलम्ब फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ से भी हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। लेकिन आपको न्यूटन में यूनिट निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो यूनिट इससे कैंसिल हो जाएगी। और रेडियस की यूनिट जर्नली मीटर या किलोमीटर में मिलेगी, यहाँ पर ये यूनिट किलोमीटर में मिलेगी, आपको ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ये है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कैपेसिटेंस फैराड है और 1 किलोमीटर फैराड इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 1 थी ना, C इंटू इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 × 9 × 10⁹
तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा इतना। और अगर आप इसको किलो में बनाना चाहते हैं, क्योंकि रेडियस आई है तो मीटर में आएगी, यहाँ पर किलो में बनाने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर सकते हो। 9 × 10⁻⁶ किलोमीटर यहाँ पर ये रेडियस आ जाती है। अब हम इसको अगर कंपेयर करें रेडियस ऑफ अर्थ से तो वैल्यू क्या आएगी उस चीज़ को हम समझते हैं। तो इतना रेडियस हमें किसी कैपेसिटर का चाहिए कि अगर उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड बनाना चाहते हैं हम। अभी मैंने डिस्कस किया था लास्ट, हमारी जो फैरड होती है बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो यहाँ पे इसको हम सोल्व करके देखते हैं। तो नियर अबाउट जब आप इसको काटोगे, वी नो दैट रेडियस ऑफ अर्थ इज नियर अबाउट 6400 किलोमीटर, बट रेडियस ऑफ कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटेंस इज 1 फैरड 9 × 10⁻⁶ किलोमीटर। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं नियर अबाउट 9 × 10⁻⁶ किलोमीटर बाई दिस किलोमीटर इज इक्वल टू, विच इज इम्पॉसिबल। हम ये भी लिख सकते हैं, जनरली हम साइंस में बोलते हैं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हमें अर्थ से 1400 टाइम रेडियस ज़्यादा का ऐसा मैटर मतलब मटेरियल का कंडक्टर बनाना पड़ेगा जिसकी रेडियस कितनी हो 9 × 10⁻⁶ किलोमीटर, जो कि अर्थ पर पॉसिबल नहीं है कि हम इतना बड़ा कोई कंडक्टर बना दें। और उसकी कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी होगी 1 फैरड। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1 फैरड ना यूज़ करके आप जो भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनकी अगर आप कैपेसिटेंस नोट करेंगे तो माइक्रो, नैनो, पिको, मिली फैरड में मिलेगी, कभी भी वो आपको फैरड में नहीं मिलेगी। क्योंकि उसका रीज़न यही है, जो रेडियस चाहिए 1 फैरड के लिए वो इतना चाहिए कि अर्थ से भी 1400 टाइम आपको चाहिए। तो ये हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट के अंदर, ठीक है। वो हमारा प्रिंसिपल था जो हमने किया था। अभी हम कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं पैरेलल प्लेट के अंदर। कैपेसिटेंस एरिया, डिस्टेंस और परमिटिविटी पे कैसे डिपेंड करती है उसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम इसको बोलेंगे, और वहाँ भी था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो प्रिंसिपल था। आपके पास अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज कैपेसिटर, तो डेफिनेशन आपको डालनी कि 2 पैरेलल प्लेट होती है कंडक्टर की, उसको हम कैपेसिटर कहते हैं अरेंजमेंट को। और प्रिंसिपल क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया एक पॉजिटिव प्लेट हमने ली थी और उसके पास कोई अनचार्ज प्लेट लेके आए थे, तो उससे वो इंडक्शन के कारण कैपेसिटर की तरह उसने काम किया और कैपेसिटर बन गया था वो। यहाँ पर हम उसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। वो पैरेलल प्लेट रखने के बाद उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, जनरली हम जो सी निकालते हैं Q और V पे वो डिपेंड करती है, ठीक है। कि अगर हम कैपेसिटेंस को हमने रेडियस पे भी देखा तो एरिया और डिस्टेंस पे क्या फैक्टर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस कंसीडर टू वेरी लार्ज पैरेलल प्लेट कंडक्टर, ठीक है। 2 हमने कंडक्टर्स ले लिए, कंडक्टर ना कह के कंडक्टर्स हम इसको कहेंगे। तो पैरेलल प्लेट हमने इसमें आपको थोड़ा सा याद करना होगा गॉस थ्योरम को। एक प्लेट हमने पॉजिटिव ले ली है और अनदर प्लेट हमने नेगेटिव ले ली है। ये थोड़ा सा आप डायग्राम पे मत जाना भी, ठीक है, क्योंकि रफली बना रहे हैं तो सीधा नहीं बन रहा है, उससे कोई इश्यू नहीं है। तो जो उनका डी हमने डिस्टेंस मान लिया, 2 प्लेट जो हमने पैरेलल, इनके बीच का कोई सेपरेटेड डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस हम कहेंगे डी इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यू नो दैट, एरिया होगा कुछ ना कुछ, प्लेट है तो लेंथ और ब्रेड्थ होगी तो एरिया भी होगा। और एरिया के केस में हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस के लिए प्लस सिग्मा और माइनस के लिए माइनस सिग्मा, क्लियर। और एरिया दोनों का सेम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एरिया ए, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको कंसिडर कर लेनी है। ए क्या है, एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट्स। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल या पैरेलल प्लेट्स आप सीधा कर सकते हैं, क्लियर। और प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा आर सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो हमने जब इसको गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन की थी एक इनफाइनाइट प्लेन सीट पे, प्लेन सीट पे हमने चार्ज हमने कैलकुलेट किया था वहाँ पे, और गॉस थ्योरम से हमने प्रूव किया था जो फ्लक्स होती है वो किसके बराबर होती है।
तो वहां पर हमने ऐसा देखा था, जब दोनों प्लेट हमने पॉजिटिव ली थी तब का केस अलग था। हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था, और इसके बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, यहाँ पर बीच में लिख रहा हूँ, चलो यही लिख देता हूँ, वो आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दो पैरेलल प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट हुई थी, तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको देखना है हमें। तो वी नो दैट कैपेसिटेंस क्या होती है, Q बाई वी, इक्वेशन नंबर 1 करके हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। इजी मेथड करवाएंगे, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है हमारे पास, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक तो चार्ज चाहिए और एक V चाहिए, दोनों की वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और जैसे ही पुट करेंगे तो C आ जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज के लिए यू नो दैट अकॉर्डिंग टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो हमारे पास सिग्मा होती है वो चार्ज बाई एरिया होता है, क्लियर। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा A, ठीक है। चार्ज की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्लियर। अब V की वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं, वो यहाँ पर पुट करनी है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था पीछे, जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वही आपके यहाँ पर काम आएगा। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं उसका। देखिए E क्या था, dV बाई डी आर, माइनस को हम एक बार छोड़ देते हैं, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यू नो दैट। और कंप्लीट के लिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या आएगा, V बाई डी आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस dr की जगह d हमने मेंशन की हुई है, और पोटेंशियल कितना है, V है। और अगर मैं यहाँ पर हमें V कैलकुलेट करना है तो V कैसे कैलकुलेट होगा उस चीज़ को आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर V कितना आया हमारे पास, ED, ये क्लियर है। V हमारा ED आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमें E की वैल्यू पता है, E की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 वैल्यू हमें पुट करनी है इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें हमें इसको 2 एंड 3 को, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 जो है हमारे पास, पुट कर देते हैं इन 1, क्लियर। समझ लीजिएगा, पहले चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी से, फिर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेना पोटेंशियल ग्रेडियंट से, ठीक है। dV बाई डी आर था, नेगेटिव सिंबल हमने छोड़ दिया, तो V यहाँ पर कंप्लीट V है, और डिस्टेंस जो है वो R की जगह D है। तो यहाँ से हमने V को सोल्व कर लिया, E की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दी, तो V आ गया। अब हमारे पास V भी आ गया, और तो कैपेसिटेंस निकालना ईजी हो गया। चार्ज की वैल्यू वहाँ से उठाते हैं, सिग्मा A, प्लस या माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेगी, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D, सिग्मा से सिग्मा क्या हो जाए, कैंसिल। ध्यान से देखिए, रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, और D कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो कैपेसिटेंस क्या आई हमारे पास, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो यहाँ से 3 फैक्टर हमारे पास बने। जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली है एरिया, किस पे है, डायरेक्टली है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट। जो प्लेट है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करते हैं, क्लियर। दूसरी बात, जो डायरेक्टली है एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर तो आप कहोगे सर एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट नहीं है, ये तो चलो कांस्टेंट है, यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अगर यहाँ पर कोई मीडियम में रखी होती है, प्लेट के बीच में कोई फ्री स्पेस की जगह मीडियम होता, तो अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं होता। तो मैं यहाँ की नहीं लिख रहा, तब की बात कर रहा हूँ, एप्सिलॉन होता, और एप्सिलॉन होता तो वहाँ पर ये परमिटिविटी होती किसी मीडियम की। तो मतलब जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। थर्ड फैक्टर है हमारा डिस्टेंस, सेपरेटेड डिस्टेंस जो है हमारा प्लेट के बिटवीन। तो ये जितना बढ़ेगा कैपेसिटेंस उतनी कम, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का फैक्टर है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली थे दोनों के दोनों, जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे कैपेसिटेंस के 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एरिया पे डिपेंड करती है,
परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की और डी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आज हमारा अपना पहला लेक्चर अपना कंप्लीट कर चुके हैं कैपेसिटर के ऊपर, जो कि वैसे हमारा जो चैप्टर सेकंड और यूनिट फर्स्ट चल रही है उसका 12 लेक्चर है हमारा। इससे पहले 11 लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको देख लेना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, कोई आपको तरीका समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। तो ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।